अनंत अंतरिक्ष की गहरी खामोशी में एक छोटा सा शटल धीरे धीरे बिना किसी दिशा के भटकता चला जा रहा था। उसके भीतर गुप्त अंधेरा था, मानो सदियों से वहां कोई हलचल ही न हुई हो, जैसे समय भी उस जगह पर थम गया हो। तभी उस वीरान सन्नाटे को चीरते हुए एक विशाल यान उस शटल के करीब आता है। कुछ ही पलों में उस बड़े जहाज की टीम शटल की दीवार काटकर अंदर दाखिल होती है। यह एक रेस्क्यू टीम थी। जब वे अंदर पहुंचते हैं और एक स्लीपिंग पॉड पर जमी धूल हटाते हैं तो उनके सामने एक हैरान कर देने वाला दृश्य आता है। अंदर एक महिला अपनी बिल्ली के साथ गहरी नींद में सो रही थी, जैसे वो सालों से इसी हालत में हो। उस महिला को लेकर वे उसे पृथ्वी के एक स्पेस स्टेशन पर ले आते हैं। उसका नाम था रिप्ली। कुछ समय बाद उससे मिलने कार्टर आता है। रिप्ली जैसे ही उसे पूछती है कि वह कितने समय से अंतरिक्ष में भटक रही थी, तो जवाब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। कार्टर उसे बताता है कि वे पूरे 57 साल तक अंतरिक्ष में भटकती रही और अब साल हो चुका है 2179। रिप्ली अभी इस भयानक सच को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक उसे तेज दर्द होने लगता है। वह तड़पने लगती है और जैसे ही अपने पेट की ओर देखती है, उसे लगता है कि कोई एलियन उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे उठ बैठती है। यह सिर्फ एक भयानक सपना था। थोड़ी देर बाद कार्टर फिर उससे मिलने आता है। इस बार रिप्ली उससे पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? पहले तो कार्टर इस सवाल को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब रिप्ली बार बार पूछती है तो आखिरकार वह सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि उसकी बेटी की मौत 66 साल की उम्र में हो चुकी है और यह सब 2 साल पहले हुआ था। यह सुनकर रिप्ली पूरी तरह टूट जाती है। वह भावुक होकर कहती है कि उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वह उसके 11वें जन्मदिन पर वापस आएगी, लेकिन वह 57 साल बाद लौटी। कुछ ही समय बाद कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग होती है जहां रिप्ली भी मौजूद होती है। वह वहां अपनी पूरी कहानी बताती है। कैसे 57 साल पहले वह एक कार्गो मिशन पर थी, कैसे उन्हें एक अनजान ग्रह से सिग्नल मिला और कैसे उस सिग्नल की जांच करते हुए उनके जहाज पर एक खतरनाक एलियन आ गया जिसने एक एक करके उसके पूरे क्रू को मार डाला। वह बताती है कि हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरन पूरे जहाज को उड़ाना पड़ा और वह अकेली एक छोटी सी शटल में बचकर निकल पाई। लेकिन उसकी इस कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा कोई जीव असल में हो ही नहीं सकता। मीटिंग खत्म होने के बाद रिप्ली सीधे बोर्ड के हेड वैन ल्यूवेन के पास जाती है और कहती है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उस ग्रह की जांच क्यों नहीं करवा लेते। इस पर वैन ल्यूवेन एक ऐसा सच बताता है जो रिप्ली को अंदर तक हिला देता है। वह कहता है कि जिस ग्रह को वह खतरनाक बता रही है, वहां पिछले 20 सालों से लोग रह रहे हैं। लगभग 60 से 70 परिवार वहां बस चुके हैं और आज तक वहां किसी भी एलियन या खतरे की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। यह सुनकर रिप्ली भी गहरी सोच में पड़ जाती है। क्या सच में वो सब कुछ जो उसने देखा था अब भी वहीं मौजूद है, या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है? दूसरी तरफ पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर उसी रहस्यमय ग्रह पर एक परिवार अपने रोवर में बैठकर तूफानी मौसम के बीच अपनी कॉलोनी की ओर लौट रहा था। आसमान में भयानक बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं सब कुछ हिला रही थी और घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। तभी अचानक उनकी नजर दूर धुंध के बीच किसी अजीब सी चीज पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह एक अनजान एलियन जहाज था। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली है। उत्सुकता में आकर वे अपने बच्चों को रोवर में ही छोड़ देते हैं और खुद उस रहस्यमयी जहाज के अंदर जांच करने चले जाते हैं। समय बीतता जाता है और काफी देर तक जब वे वापस नहीं लौटते तो बच्चे डरने लगते हैं। तभी अचानक रोवर का दरवाजा खुलता है, लेकिन जो सामने आता है उसे देखकर सब कुछ बदल जाता है। उस आदमी के चेहरे पर एक भयानक परजीवी चिपका हुआ था और उसकी पत्नी घबराई हुई आवाज में रेडियो पर मदद की गुहार लगा रही थी। इधर पृथ्वी पर कार्टर लेफ्टिनेंट विलियम गॉर्मन के साथ रिप्ली से मिलने आता है। कार्टर रिप्ली को बताता है कि उस ग्रह पर बनी कॉलोनी से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। रिप्ली पहले तो साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन वे दोनों उसे समझाते हैं कि उस ग्रह से होकर लौटने वाली वह अकेली इंसान है, इसलिए उसे स्पेशल फोर्स की टीम के साथ वहां जाना ही होगा। फिर भी रिप्ली उन्हें मना करके वहां से भेज देती है। लेकिन उसी रात
एक भयानक सपना उसकी नींद तोड़ देता है। 57 साल पहले उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसका डर अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। घबराहट और बेचैनी के बीच आखिरकार वह फैसला कर लेती है। रिप्ली तुरंत कार्टर को कॉल करती है और कहती है वह इस मिशन पर जाने के लिए तैयार है। कुछ समय बाद पृथ्वी से एक विशाल सैन्य यान उस खतरनाक ग्रह की ओर रवाना हो जाता है। इस यान में अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक पूरी कमांडो यूनिट मौजूद थी। लंबे सफर के दौरान पूरा क्रू क्रायो स्लीप में था। फिर धीरे धीरे सभी के पॉड खुलते हैं और जागने के बाद सब एक साथ खाना खाते हैं। ग्रह पर उतरने से पहले रिप्ली सभी कमांडोज को उस जगह की सच्चाई बताती है। वह बताती है कि 57 साल पहले जब वह वहां गई थी तो उसके एक साथी के चेहरे पर एक अजीब सा परजीवी चिपक गया था और कुछ समय बाद खाने के दौरान उसका सीना फट गया था और उसके अंदर से एक खतरनाक जीव बाहर निकला था जिसने एक एक करके पूरे क्रू को मार डाला। लेकिन उसकी इस कहानी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। सब इसे बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात समझते हैं। कुछ ही देर में कमांडो यूनिट अपने हथियार लोड करके लैंडिंग के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही उनका जहाज ग्रह के वातावरण को पार करता है, वे कॉलोनी के करीब पहुंच जाते हैं। बाहर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, मानो यह जगह सालों से वीरान पड़ी हो। जैसे ही वे उतरते हैं और कॉलोनी के अंदर जाने की तैयारी करते हैं, दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर का दृश्य किसी बर्बादी से कम नहीं था। हर चीज तबाह हो चुकी थी और यह सिर्फ शुरुआत थी। इस दौरान रिप्ली और लेफ्टिनेंट यान में बैठे हुए सब कुछ लाइव देख रहे थे। लेफ्टिनेंट कमांडोज को ऊपर के हिस्से में जाकर तलाशी लेने का आदेश देता है। हिक्स अपने स्कैनर को देखकर बताता है कि वहां कुछ भी नहीं है। इस पर लेफ्टिनेंट टीम को 2 हिस्सों में बांटकर तलाशी जारी रखने को कहता है। तभी हडसन को अपने स्कैनर पर हलचल दिखाई देती है। वह जेनेट वस्केस के साथ उस दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे ही वह एक चैम्बर का दरवाजा तोड़ता है, अंदर सिर्फ कुछ हैमस्टर्स होते हैं। पूरे इलाके में एक अजीब सी डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां रहने वाले लोग रातों रात गायब हो गए हों। इसी दौरान रिप्ली की नजर फर्श पर पड़ती है। वो कैमरे से दिखाने को कहती है और सामने जो दिखता है वो और भी खतरनाक था। फर्श पूरी तरह पिघली हुई थी, जैसे वहां किसी ने तेजाब डाला हो। कुछ देर बाद दोनों टीमें लेफ्टिनेंट को रिपोर्ट करती हैं कि उन्होंने पूरा इलाका छान मारा है और यहां कोई खतरा नहीं है। लेफ्टिनेंट टीम को अंदर जाकर कंप्यूटर चेक करने का आदेश देता है और कहता है कि वह भी वहां आ रहा है। लेकिन रिप्ली उसे साफ चेतावनी देती है कि वह जगह सुरक्षित नहीं है। टीम ने सही तरीके से जांच नहीं की है। फिर भी लेफ्टिनेंट उसकी बात को अनसुना कर देता है और कॉलोनी की ओर बढ़ जाता है। मजबूरी में रिप्ली भी सबके साथ कॉलोनी के अंदर दाखिल हो जाती है। अब सभी एक साथ मेडिकल लैब से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक बेहद डरावने दृश्य पर पड़ती है। 3 कंटेनर्स में वही परजीवी रखे हुए थे जो कुछ समय पहले उस आदमी के चेहरे से चिपक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस लैब में उन पर रिसर्च की जा रही थी। जब कार्टर पूछता है तो रिप्ली बताती है कि यही वो जीव है जो इंसान के चेहरे से चिपक जाता है। और फिर कुछ समय बाद उसकी छाती फाड़कर एक और भी खतरनाक जीव जन्म लेता है। उन्हीं कंटेनर्स में से एक में एक जिंदा परजीवी भी मौजूद था। सब इस खौफनाक नजारे को देख ही रहे थे कि अचानक स्कैनर ने किसी अनजान चीज को डिटेक्ट किया। सब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। वो अनजान चीज हर पल उनके करीब आती जा रही थी। तभी अचानक एक साया उनके सामने से गुजरता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या था। रिप्ली जब पास जाकर देखती है तो वो कोई खतरनाक चीज नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची होती है, बेहद डरी हुई। रिप्ली उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची और दूर भागने लगती है। भागते भागते वो एक छोटे से चैम्बर में घुस जाती है, जहां वो ना जाने कितने समय से अकेली रह रही थी। रिप्ली किसी तरह उसे शांत करती है। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि यहां क्या हुआ था, लेकिन वो बच्ची इतनी डरी हुई थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। जब रिप्ली धीरे धीरे उसका भरोसा जीतकर पूछती है तो वह अपना नाम रिबेका बताती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, यहां सब लोग मर चुके हैं। रिप्ली उसे दिलासा देती है कि अब वो सुरक्षित है, वे सब सैनिक हैं और उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन रेबेका डरी हुई आवाज में कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर हडसन लगातार पूरे इलाके को स्कैन कर रहा था। तभी उसके स्कैनर पर कॉलोनी के दूसरे हिस्से में एक साथ कई लोगों की मौजूदगी का संकेत मिलता है। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग एक ही जगह पर मौजूद हों।
लेफ्टिनेंट तुरंत टीम को उस दिशा में जाने का आदेश देता है। सभी गाड़ी में बैठकर तेजी से उस ओर बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच जाते हैं और पूरी तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। इस बीच लेफ्टिनेंट गाड़ी में बैठा लगातार सबको निर्देश दे रहा था। कॉलोनी का यह इलाका पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। छत और दीवारों पर एक अजीब सी चिपचिपी संरचना बनी हुई थी। अंधेरे कॉरिडोर्स से गुजरते हुए जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सबकी घबराहट हर पल और भी बढ़ती जा रही थी। गाड़ी में बैठी रिप्ली लेफ्टिनेंट को चेतावनी देती है कि जिस इलाके में टीम जा रही है, अगर वहां गोलियां चलाई गईं तो एक भयानक विस्फोट हो सकता है, क्योंकि पूरी कॉलोनी असल में एक विशाल फ्यूजन रिएक्टर पर बनी हुई है। यह सुनते ही लेफ्टिनेंट तुरंत आदेश देता है कि अब से सभी सैनिक बंदूकों की जगह फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे आगे जेनेट चल रही थी। धीरे धीरे वे सभी अलग अलग कॉरिडोर्स पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही सब ऊपर देखते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। दीवारों और छत से इंसान लटके हुए थे, किसी अजीब चिपचिपी संरचना में जकड़े हुए। नीचे जमीन पर अंडों जैसी चीजें बिखरी हुई थी, जिनके अंदर वही मरे हुए परजीवी मौजूद थे। टीम धीरे धीरे और आगे बढ़ती है। तभी एक सैनिक जैसे ही एक लटके हुए इंसान का चेहरा ऊपर करता है, वो अचानक अपनी आंखें खोल देता है। वो अब भी जिंदा था। सब उसे बाहर निकालने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी उसकी छाती फट जाती है और अंदर से एक भयानक जीव बाहर निकलने लगता है। टीम बिना एक पल गंवाए उसे वहीं जला देती है, लेकिन इस शोर और हलचल ने कुछ और भी जगा दिया था। छत पर चिपके हुए अजीब जीव हरकत में आ चुके थे। हडसन के स्कैनर पर चारों तरफ से सिग्नल आने लगते हैं। उधर गाड़ी में बैठी रिप्ली समझ जाती है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह तुरंत लेफ्टिनेंट से कहती है कि टीम को वापस बुलाओ अभी, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक पीछे से एक एलियन हमला करता है और एक सैनिक को पकड़कर छत की तरफ खींच ले जाता है। अफरा तफरी में आग भड़क उठती है और एक दूसरा सैनिक जलते हुए कई मंजिल नीचे गिर जाता है। पूरा कॉरिडोर चीखों और अराजकता से भर जाता है। हर तरफ से एलियंस हमला कर रहे थे। लेफ्टिनेंट पूरी तरह घबरा चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या आदेश दे। अपने साथियों को मरते देख रिप्ली से रहा नहीं गया। वह तुरंत गाड़ी लेकर अंदर घुसती है और दीवार तोड़ते हुए सीधा टीम तक पहुंचती है। सब तेजी से गाड़ी में चढ़ने लगते हैं, लेकिन एक साथी पीछे छूट जाता है। उसे बचाने के लिए वास्केज एक एलियन पर गोली चलाती है, लेकिन उसके शरीर से निकला एसिड उसके ही साथी पर गिर जाता है और वह वहीं जलकर मर जाता है। रिप्ली तुरंत गाड़ी रिवर्स करती है और सारे दरवाजे तोड़ते हुए किसी तरह कॉलोनी से बाहर निकल आती है। इस भगदड़ में लेफ्टिनेंट के सिर पर गहरी चोट लग चुकी थी और वह बेहोश हो गया था। अब कमान संभालता है हिक्स, लेकिन सभी सैनिक बुरी तरह टूट चुके थे। अब कोई लड़ना नहीं चाहता था, सब सिर्फ घर लौटना चाहते थे। रिप्ली कहती है कि उन्हें इस ग्रह से निकलकर ऑर्बिट से पूरी कॉलोनी पर परमाणु हमला कर देना चाहिए। हडसन भी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन कार्टर इसका विरोध करता है। वह कहता है कि इस कॉलोनी में कंपनी का बहुत पैसा और संसाधन लगे हैं, इसे ऐसे नहीं उड़ाया जा सकता। इस पर हिक्स फैसला सुनाता है, हम अभी इस ग्रह को छोड़ेंगे और ऑर्बिट में जाकर पूरी साइट को खत्म कर देंगे। गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए अब सबको पैदल ही लैंडर की ओर बढ़ना पड़ता है, जो थोड़ी दूरी पर था। उधर लैंडर को उड़ाकर पायलट उनकी ओर आ रही होती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। दूसरे पायलट से कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, एक एलियन उस पर झपटता है और उसे वहीं मार डालता है। अब लैंडर बेकाबू होकर सीधे उनकी तरफ गिरने लगता है। सब किसी तरह अपनी जान बचाते हैं, लेकिन लैंडर पूरी तरह तबाह हो चुका था और अब वे सभी इस खौफनाक ग्रह पर पूरी तरह फंस चुके थे। रेबेका डरते हुए रिप्ली को चेतावनी देती है कि उन्हें वापस कॉलोनी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और ये जीव हमेशा अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। सभी वापस कॉलोनी के अंदर लौट आते हैं और अपने बचे खुचे हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। रिप्ली के पूछने पर हिक्स बताता है कि रेस्क्यू टीम को यहां पहुंचने में कम से कम 17 दिन लगेंगे। तब तक उन्हें किसी तरह जिंदा रहना होगा। यह सुनते ही हडसन पूरी तरह घबरा जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, हम यहां एक दिन भी जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन रिप्ली उसे शांत करते हुए कहती है कि अगर यह छोटी बच्ची इतने दिनों तक यहां अकेली जिंदा रह सकती है, तो हम भी रह सकते हैं। वह उसे समझाती है, अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो बहुत जल्दी मर जाओगे, इसलिए डरने के बजाय मेरी मदद करो। रिप्ली उसे कंप्यूटर टर्मिनल से पूरी कॉलोनी का ब्लूप्रिंट निकालने को कहती है। हडसन उसकी बात मानकर तुरंत काम पर लग जाता है। उधर बिशप, जो कि एक एंड्रॉयड है, कहता है कि वह लैब में रहकर लेफ्टिनेंट की चोट का इलाज करेगा।
रिप्ली उसे अनुमति दे देती है। कुछ ही देर में हडसन पूरे कॉलोनी का ब्लूप्रिंट लेकर आ जाता है। सभी ध्यान से उस नक्शे को देखने लगते हैं। रिप्ली एक प्लान बनाती है। वह कहती है कि वे सभी एयर डक्ट्स और कॉरिडोर्स को स्टील प्लेट से वेल्ड कर देंगे ताकि एलियंस सिर्फ एक ही दिशा से आ सके, जहां उन्हें आसानी से रोका जा सके। हिक्स इस योजना से सहमत होता है और सभी तुरंत तैयारी में लग जाते हैं। हडसन और वास्केस टनल के मुहानों पर ऑटोमेटिक मशीन गन्स लगा देते हैं और रास्तों को बंद कर देते हैं। वहीं हिक्स और रिप्ली मिलकर बाकी रास्तों को सील कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रिप्ली बिशप से पूछती है, ये जो परजीवी हैं जो अंडों से निकलते हैं, तो ये अंडे देता कौन है? बिशप के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी हडसन कहता है, शायद ये एलियंस चींटियों की तरह होते हैं। उनकी कोई क्वीन होगी जो ये सारे अंडे देती है। ये बात सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। रिप्ली तुरंत बिशप को आदेश देती है कि लैब में मौजूद सभी परजीवियों को खत्म कर दो, लेकिन बिशप बताता है कि कार्टर ने आदेश दिया है कि उन्हें जिंदा रखा जाए ताकि उन पर रिसर्च की जा सके। जब रिप्ली इस बारे में कार्टर से सवाल करती है तो वह बेझिझक कहता है, ये परजीवी बहुत कीमती है, हम इन्हें बेच सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनते ही रिप्ली का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है, तुम्हारी वजह से इस कॉलोनी के 157 लोग मारे गए हैं क्योंकि तुमने इस जगह को सुरक्षित घोषित किया था। मैं तुम्हें इसकी सजा दिलाकर रहूंगी। इतना कहकर रिप्ली वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी अचानक अलार्म बज उठता है। टनल के रास्ते एलियंस उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मशीन गन्स ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां तेजी से खत्म हो रही थी और कुछ ही देर में दोनों मशीन गन्स खाली हो गईं। इसका मतलब साफ था, एलियंस बहुत बड़ी संख्या में थे और वे लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल दरवाजे बंद होने की वजह से सब सुरक्षित थे, लेकिन यह सुरक्षा ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। इसी बीच बिशप सभी को बुलाता है और बाहर का दृश्य दिखाता है। बाहर पूरा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कांप रहा था। इमरजेंसी वेंटिंग हो रही थी, मतलब फ्यूजन रिएक्टर अपना प्रेशर रिलीज कर रहा था। बिशप गंभीर आवाज में कहता है, 4 घंटे के अंदर यहां एक इतना बड़ा विस्फोट होगा कि 30 किलोमीटर के दायरे में हर चीज खत्म हो जाएगी। अब हालात साफ थे, उन्हें हर हाल में इस ग्रह से निकलना था, लेकिन उनका लैंडर पहले ही तबाह हो चुका था। बिशप एक योजना बताता है। कॉलोनी के दूसरे छोर पर एक ट्रांसमिशन टावर है। अगर वह वहां तक पहुंच जाए तो ऑर्बिट में मौजूद जहाज से रिमोटली दूसरा लैंडर बुलाया जा सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि उस जगह तक पहुंचना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था। फिर भी बिशप बिना डरे एक संकरे पाइप में घुस जाता है और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। उधर रिप्ली जब रेबेका को देखने जाती है तो वह बिस्तर पर नहीं मिलती। वो डरी सहमी बिस्तर के नीचे छुपकर सो रही थी। रिप्ली भी उसके साथ वहीं लेट जाती है, जैसे उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही हो। उधर बिशप किसी तरह कॉलोनी के दूसरे छोर तक पहुंच चुका था। तेज आंधी और तूफान के बीच वह रिमोट सिस्टम से दूसरे लैंडर को बुलाने की कोशिश करने लगता है। इधर जैसे ही रिप्ली को हल्की सी आहट महसूस होती है, उसकी आंख खुल जाती है और अगले ही पल बिस्तर के किनारे से एक परजीवी उन पर हमला कर देता है। रिप्ली तुरंत रेबेका को पकड़कर भागती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह तुरंत लाइटर से फायर अलार्म सेंसर एक्टिव कर देती है। अलार्म बजते ही हिक्स पूरी तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी एक परजीवी रिप्ली के ऊपर कूदता है और उसका गला जकड़ लेता है। उसी वक्त दूसरा परजीवी रेबेका की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन ऐन मौके पर हडसन और हिक्स वहां पहुंचकर दोनों को बचा लेते हैं। रिप्ली घबराई आवाज में कहती है, यह कार्टर का काम है, उसी ने ये परजीवी छोड़े हैं। कुछ देर बाद वे सब कार्टर को पकड़ लेते हैं। रिप्ली उस पर आरोप लगाती है कि वो उसे और रेबेका को जानबूझकर संक्रमित करके पृथ्वी ले जाना चाहता था और फिर झूठी कहानी बना देता। लेकिन कार्टर इस सब को झूठ बताता है। तभी अचानक पूरी कॉलोनी की बिजली चली जाती है। एलियंस ने पावर काट दी थी। हडसन और वास्केस तुरंत हथियार लेकर जांच के लिए निकलते हैं। हडसन के स्कैनर पर चारों तरफ से सिग्नल आने लगते हैं। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। रिप्ली तुरंत सभी को वापस आने का आदेश देती है। सिग्नल हर पल तेज होते जा रहे थे और फिर हिक्स जैसे ही ऊपर का पैनल हटाकर देखता है, उसकी सांस रुक जाती है। सैकड़ों एलियंस उनके बिल्कुल ऊपर मौजूद थे। अगले ही पल चारों तरफ गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। रिप्ली रेबेका को लेकर भागती है, लेकिन कार्टर दरवाजा बंद करके खुद भाग जाता है। उधर हडसन, हिक्स और वास्केट पूरी ताकत से एलियंस से लड़ रहे थे। तभी अचानक एक एलियन नीचे से आता है और हडसन को पकड़कर अंधेरे में घसीट ले जाता है। हिक्स तुरंत भागकर रिप्ली के पास पहुंचता है और कटिंग टॉर्च से दरवाजा किसी तरह खोल देता है।
उसी दौरान भागते हुए कार्टर पर भी एक एलियन हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। अब वे सभी चारों तरफ से घिर चुके थे। तभी रेबेका तुरंत रिप्ली को एयर वेंट का रास्ता दिखाती है। सब तेजी से वेंट के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पीछे वास्केज थी, जो लगातार पीछे से आ रहे एलियंस पर गोलियां बरसा रही थी। एयर वेंट के अंधेरे और तंग रास्तों में रेबेका सबको रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे यह जगह अच्छी तरह याद थी। इसी दौरान हिक्स किसी तरह बिशप से संपर्क करता है। बिशप जवाब देता है, लैंडर 16 मिनट में पहुंचने वाला है, जल्दी करो। समय अब हर पल फिसलता जा रहा था। पीछे से एलियंस पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रहे थे और हर सेकंड खतरा और करीब आता जा रहा था। वास्केज किसी तरह पीछे रुककर सबको कवर दे रही थी, लेकिन तभी एक भयानक मुठभेड़ में एक एलियन उसके बेहद करीब आ गया। जैसे ही उसने उस पर हमला किया, उसके शरीर से निकला तेजाब वास्केज की टांग पर गिरा और अगले ही पल उसकी टांग बुरी तरह जल गई। वो वहीं फंस चुकी थी। अब उसके पास ना भागने का रास्ता था, ना लड़ने की ताकत। आखिरकार लेफ्टिनेंट ने हिम्मत दिखाते हुए वास्केज की तरफ दौड़ लगाई और उसकी मदद करने लगा। लेकिन अफसोस, दोनों चारों तरफ से घिर चुके थे और उनकी बंदूक की गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। एलियंस के हाथों मरने के बजाय दोनों ने खुद को बम से उड़ा दिया और वहीं शहीद हो गए। लेकिन उस भीषण धमाके के तेज झटके से रेबेका एक दूसरे एयर वेंट से नीचे जा गिरी। रिप्ली तुरंत हिक्स के साथ रेबेका को बचाने के लिए भागी। काफी तलाश के बाद उन्हें फर्श के नीचे से बाहर आता रेबेका का हाथ दिखाई दिया। हिक्स ने बिना देर किए फर्श काटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी रडार पर कई एलियंस के उनकी ओर बढ़ने के सिग्नल मिलने लगे और अगले ही पल नीचे पानी से एक एलियन रेबेका के ठीक पीछे आ पहुंचा। इससे पहले कि रिप्ली उसे बचा पाती, रेबेका फिर से गायब हो चुकी थी। हिक्स ने किसी तरह रिप्ली को संभाला और दोनों तेजी से लिफ्ट में चढ़ गए, लेकिन तभी एक एलियन ने हमला कर दिया। हिक्स ने जैसे ही गोली चलाई, उसके एसिड का छींटा उसके आर्मर पर गिरा। रिप्ली ने तुरंत उसका आर्मर उतारा, मगर वो एसिड इतना खतरनाक था कि हिक्स बुरी तरह घायल हो गया। रिप्ली उसे संभालते हुए बाहर आई। उधर बिशप लैंडर लेकर आ चुका था। तीनों जल्दी से उसमें सवार हो गए, लेकिन रिप्ली रेबेका को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि वो अब भी जिंदा है। वो हथियार लेकर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। बिशप ने चेतावनी दी कि 19 मिनट में पूरी कॉलोनी तबाह हो जाएगी, इसीलिए जल्दी करना होगा। रिप्ली दोबारा कॉलोनी में पहुंचती है। चारों तरफ धुआं भरा हुआ था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो रेबेका की लोकेशन ट्रेस करते हुए एलियंस के इलाके तक पहुंचती है। वहां उसे सिर्फ उसका जीपीएस डिवाइस मिलता है, लेकिन रेबेका कहीं नजर नहीं आती। तभी अचानक उसे उसकी चीख सुनाई देती है। रेबेका दीवार से चिपकी हुई थी। रिप्ली तुरंत उससे छुड़ाकर वहां से भागती है, लेकिन भागते हुए वो सीधे एलियंस के अंडों से भरे इलाके में पहुंच जाती है और तभी उसकी नजर उस सबसे खौफनाक चीज पर पड़ती है। एलियंस की क्वीन, जो बेहद विशाल और डरावनी थी। रिप्ली बिना देर किए सारे अंडों को आग के हवाले कर देती है और क्वीन को बुरी तरह घायल कर देती है। अब क्वीन खुद उसके पीछे पड़ चुकी थी। धमाके में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। रिप्ली जैसे ही लैंडर तक पहुंचती है, वो वहां नहीं होता। ऐसा लगता है कि बिशप उसे छोड़कर चला गया। हर तरफ तबाही शुरू हो चुकी थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन ठीक उसी वक्त बिशप वापस लैंडर लेकर आता है। दोनों तुरंत उसमें सवार हो जाते हैं और बिशप पूरी रफ्तार से कॉलोनी से दूर उड़ जाता है। कुछ ही पलों बाद एक भयानक विस्फोट होता है और पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती है। वे सुरक्षित अपने मुख्य जहाज पर लौट आते हैं। रिप्ली बिशप का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन तभी पीछे से एक नुकीली पूंछ बिशप के सीने को चीर देती है। वो एलियन क्वीन थी, जो छुपकर उनके साथ आ गई थी। क्वीन तुरंत हमला शुरू कर देती है। रिप्ली भागकर एक पावर लॉडर में बैठती है और उससे भिड़ जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रिप्ली किसी तरह उसे पकड़कर एयरलॉक तक खींच लाती है और बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन गिरते हुए क्वीन उसे भी खींच लेती है। उसी पल रिप्ली एयरलॉक खोल देती है और क्वीन अंतरिक्ष में खींच जाती है। रिप्ली किसी तरह खुद को बचाकर वापस अंदर आती है और तुरंत एयरलॉक बंद कर देती है। कुछ समय बाद रिप्ली घायल बिशप और हिक्स को क्रायोस्लीप में सुला देती है और खुद भी रेबेका के साथ सो जाती है। अब उनकी मंजिल सिर्फ पृथ्वी थी और इसी उम्मीद भरे पल के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म की आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में पता चलेगी, तो अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। और अगर आप इसके पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का पिन किया हुआ कमेंट चेक करें। तो तुम मेरी वीडियो अमर कर दो। 1 मिलियन का टारगेट है, पूरा वो कर दो तुम।